Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले सेशन में जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसका हमने कलेक्शन किया और उस कलेक्शन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पिछले सेशन में लगभग हम लोग पढ़ लिख चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको टच नहीं किए थे, तो मेरा प्रयास है कि अनटचेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 6 फरवरी 2023 के होने वाले बायोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज का सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है। डीएनए स्ट्रक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगभग कुछ न कुछ इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस एराइज होता है। तो डीएनए एंड आरएनए ये आपका दो टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों जो मटेरियल्स हैं जो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इनमें एसिडिटी अम्लीयता का कैरेक्टर्स पाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और ये डीएनए एंड आरएनए दोनों जो है जेनेटिक मटेरियल्स हैं। जेनेटिक मटेरियल्स कहने का मतलब है कि आपका मॉर्फोलॉजिकल और जीनोमेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपका पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स माता पिता से बच्चों में वह ट्रांसफ़र होता है और पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को कैरी करता है, वो जेनेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उस सभी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच लिंक है होता है। तो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आपका दो तरह के वायरस होते हैं, प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस। तो प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल मुख्य रूप से जो है वो आरएनए होता है और एनिमल वायरसेस में मेनली रूप से जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डीएनए होते हैं। और डीएनए और आरएनए जो मेनली रूप से होते हैं वो आपका यूनिवर्सल अकरेंस इन लिविंग सेल्स। हर एक में ये जैसा आपका आरएनए और ये डीएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर। और ये डीएनए और आरएनए जो है जनरली
जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, तो डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस में और आरएनए जो है वह साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। और आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वह न्यूक्लियस के ही अंदर होता है, यूकारियोट्स सेल्स में जनरली। प्रोकारियोट्स में तो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और इसी के आधार पर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में आपका डिवाइड्स किया गया। तो प्रोकारियोट्स में जो डीएनए होते हैं वो आपका, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और ये डीएनए जो है नेकेड होता है। लेकिन यूकारियोट में जस्ट इसके ऑपोजिट्स होते हैं, मतलब डीएनए जो है आपका एसोसिएटेड विथ आपका हिस्टोन प्रोटीन्स, और इन प्रोकारियोट्स DNA is not associated with histone protein, so it is called naked DNA. So in prokaryotes such as bacteria, blue-green algae, it belongs to prokaryotes, and higher plants and animal cells belongs to आपका यूकारियोट्स। तो इस तरह से यहाँ पर हम जब डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं तो इसका डीएनए का पोजीशन क्या होता है, शेप क्या होता है, जनरली साइज क्या होता है, इसकी माने केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो बहुत सारी सब चीज डीएनए के बारे में डीपली अध्ययन करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर ये सुनते हैं आप लोग, समय तो नहीं रहा इतना, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इस सेशन को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे दिमाग में बातें बैठ जाएगी। आप लोग तो पहले से अध्ययन किए ही होंगे, हमने तो बहुत 12th क्लास के लिए बहुत पीछे से स्टार्ट किए, जो जहाँ मेन क्वेश्चंस या मेन टॉपिक्स था उसको थोड़ा कवर किए। लेकिन आने वाले समय में पूर्ण कंप्लीट सिलेबस फॉर नीट्स एंड अदर मेडिकल कोर्सेस के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि सही सही जो है कंप्लीटली सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको जो है सो अपने चैनल पर ये हम लोड करेंगे, ये मेरा प्रयास है। तो 6 फरवरी को होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं कि क्वेश्चंस आ सकता है। डीएनए आरएनए में अंतर भी हो सकता है और डीएनए का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, और इसी में संबंधित आपका न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, चारगाफ लॉ, ये सब इसी से रिलेटेड्स हैं, जो कि कुछ ये सब तोड़ करके क्वेश्चंस हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पहले बता चुके हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, चारगाफ आपका रूल्स हैं, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। लेकिन फिर यही सब बातें जो हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। तो हम यहाँ मुख्य रूप से अब ज़्यादा इस पर डिटेल में मुख्य रूप से जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना लेट किए हुए अब हम मुख्य सेशन की तरफ लौटते हैं। डीएनए, तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके डीएनए का फुल फॉर्म नहीं पता है, आरएनए का फुल फॉर्म नहीं है, और व्हाट इज डीएनए या फिर जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो थोड़ा सा इतना जानना चाहिए कि डीएनए का क्या मतलब होता है,
DNA ये 3 लेटर्स होते हैं जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, और RNA ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है डीऑक्सी वो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका जो है यही आपका DNA कहलाता है। यहाँ पर जो है ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एक आपका जो है राइबोज जो है आपका एक शुगर है। इसमें ये है क्या चीज से बना हुआ, आपका राइबोज शुगर है। इसमें देखेंगे हम अभी थोड़ा सा, राइबोज शुगर जो होते हैं ये आपका पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन containing 5 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपका पेंटोज कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं C5, इसका सूत्र होता है ना कि C अगर N और ये आपका जस्ट इसका डबल 2N मैंने CnH2nON, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो C5H10O5, इसके आधार पर ये आपका बना। तो इसमें जो है वही जो है राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर में देख रहे हैं कि CH और O होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो डीऑक्सी, डी का मतलब लेश होता है, यहाँ पर जानना चाहिए। यह जो इसका सूत्र है C5H10O5, तो इसमें से एक ऑक्सीजन, राइबोज जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है RNA है, उसमें भी आपका राइबोज शुगर होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो यहाँ पर डी का मतलब लेस, वन लेस, तो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन लेस होता है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। और सो इसलिए इसके आधार पर इसमें जो है स्ट्रक्चर जो होगा DNA कहलाया, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो ये राइबोज जो शुगर है उसमें आपका ऑक्सीजन एक कम है, लेस, यहाँ पर देख रहे हैं लेस आपका ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन जो है आपका लेस है। सो इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो है सो केमिकल कंपोजिशन भी जानते हैं। केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन, कौन कौन चीज से यह बना होता है। तो यह DNA जो है मेनली रूप से आपका वही शुगर का मतलब आपका शर्करा, यहाँ पर दूसरा जो है फॉस्फोरिक एसिड, इसका सूत्र होता है H3PO, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपका जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। और आपका तीसरा जो है नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ये आपका 3 चीज मेनली रूप से DNA बना होता है, RNA भी इसी से बना होता है। सिर्फ इसमें शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में जो है अंतर होता है कुछ, वो देखते हैं। अगर ये चीज देख लिए तो DNA क्या है RNA क्या है, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे।
यहाँ पर देखते हैं शुगर के बारे में। तो शुगर इसमें जो है आपका 5 कार्बन शुगर होता है। अभी जैसे हमने देखा डीएनए में जो होता है वो आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जिसमें अभी बताया कि C5H10O4 होता है। इसमें लेस एक ऑक्सीजन होता है। उसी तरह से यहाँ पर आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक, इसमें आपका राइबोज शुगर होता है, राइबोज, और इसका C5H10O5 होता है। तो ये आपका शुगर का मतलब वही हुआ आपका 5 कार्बन वाले ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा जो है इसमें फॉस्फोरिक एसिड कंपोजिशन में था, फॉस्फोरिक एसिड। तो यह जो है आपका डीएनए में बैकबोन की तरह कार्य करता है। बैकबोन ऑफ डीएनए, जो डीएनए में है वो बैकबोन का निर्माण करता है। और इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण, है ना, फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। डीएनए अम्लीयता, एसिडिटी का गुण प्रदर्शित करता है, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड हुआ मैंने आपका PO4 फॉस्फेट, इसमें जो है आपका 3 फॉस्फेट्स जुड़ते हैं, फॉस्फेट। और इस तरह से अगर 1 फॉस्फेट या 1 PO4 रहा तो मोनोफॉस्फेट हो गया। 2 अगर PO4 है तो डाइफॉस्फेट हो गया, और 3 फॉस्फेट अगर है तो आपका ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो इसी तरह से अब आगे देखेंगे नाइट्रोजनस बेस। तीसरा जो कंपोजिशन है वो आपका नाइट्रोजीनस बेसेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। हिंदी में लिखिए चाहे इस तरह से नाइट्रोजीनस बेसेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार। बेस का मतलब क्षार। तो इसमें जो है आपका 2 तरह के नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरिन, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्यूरिन। अब इसके अंतर्गत जो है आपका 2 है, एडेनिन, इसको जो है हम एस से सूचित करते हैं, और ग्वानिन, इसको हम जी से सूचित करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर पायरीमेडिन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पायरीमेडिन के अंतर्गत आपका भी 3 है, थायमिन, साइटोसिन
और एक जो है आपका यूरेसिल हो रहा है। ये जो है यूरेसिल जो है, यूरेसिल ये आपका कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और ये जो है आपका डीएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में मेनली रूप से जो है ये एक अंतर भी है। पहला अंतर तो देख लिए कि उसमें राइबोज शुगर होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। दूसरा अंतर है कि इसमें जो पायरीमिडीन बेस थायमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और यूरासिल जो नाइट्रोजनस बेस है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंस है। डीएनए जो होता है वो आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए जो है न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो इस तरह से पढ़ते जाइएगा तो डिफरेंसेस भी स्पष्ट होगा। अब यह जो है आपका मेनली रूप से जो स्ट्रक्चर डीएनए जो आपका है वो डबल हेलिक्स की बनी होती है। द्विकुंडलिनी हिंदी में बोलेंगे द्विकुंडलिनी, मतलब डबल हेलिक्स का मतलब ये आपका इस तरह से होते हैं। ये आपका जो है सो डबल हेलिक्स है, कुंडली के क्वाइल्ड फॉर्म में बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये किसका डायमीटर हुआ, ये इसका जो है सो आपका डायमीटर है। और भी इस तरह से यहाँ पर ये डायमीटर है, तो इसका जो है सो 20 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर है। और ये जो है सो आपका एक तरह से क्वाइलिंग है। तो यहाँ पर हम मेनली रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप्स इसको बोलते हैं। ये आपका देखें माइनर ग्रुप्स और एक मेजर ग्रुप जो अधिक धसा हुआ जिस भाग में होता है, इस तरह से जैसे तो एक माइनर एक मेजर होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि मेजर है ग्रुप, ये इसी तरह से और तो यहाँ पर इस तरह से एक माइनर और एक मेजर ग्रुप होते हैं। और ये एक क्वाइल्ड में जो है 10 पेयर्स नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब यहाँ पर जो है इस तरह से एक के साथ यहाँ पर टी जुड़ा रहता है। एक प्यूरिन जो है दूसरे पायरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। ए टी जी सी, इसी तरह से आपका 10 होते हैं। यहाँ पर 10 नहीं बना पा रहे इस तरह से, टी ए जी सी या सी जी, इसी तरह से सब में जो है सो आपका जुड़ा होता है। और इसका अगर हम सही इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं, अगर इस तरह से आप देख चुके हैं तो इसका जो डायमीटर हुआ और इसका जो एक क्वाइल्ड होता है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, या हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये सेम चीज़ है। इसका आपका 34 एंगस्ट्रम्स होते हैं। तो और इसके बीच में जो है आपका 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो दोनों ये दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी क्या हो जाएंगे, इतना बटा इतना बराबर 3.4 एंगस्ट्रम है ना। दो
एन बी के बीच की दूरी क्या होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर है 20 एंगस्ट्रॉम और इसको अगर हम बोल सकते हैं 2 नैनोमीटर भी बोल लेंगे, 2 नैनोमीटर्स या 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। इसमें शुगर और फॉस्फेट मेनली रूप से जो है बैकबोन होते हैं। अब देखते हैं इस तरह से, ये जो आपका एक जो क्वाइल है उसके बीच में इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये आपका ये इसके साथ हमेशा जो है सो डबल बॉन्ड टी, ये इसको एच बॉन्ड बोलते हैं। एच बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आपका डबल, इसको पढ़ेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम ट्रिपल भी जुड़ा रहता है जो G एंड C के बीच, यहाँ पर क्या हुआ ये ट्रिपल H बॉन्ड। उसी तरह से दोनों की मात्रा जो है बराबर होती है, मतलब यहाँ पर A प्लस टी बराबर G प्लस C। और भी याद है प्यूरिन में हमने देखा कि A प्लस जी बराबर टी प्लस सी भी, ये आपका प्यूरिन बराबर पायरीमिडी बेस जो है सो दोनों की मात्रा बराबर होती है। तो अगर ए है टी है तो यहाँ पर हम टी भी दे सकते हैं, सी सॉरी ए होगा तो यहाँ पर डबल ही होगा। मान लिया जाए यहाँ पर सी है और इधर अगर जी है तो यह ट्रिपल ही होगा। इसी तरह से दोनों की मात्रा जो है बराबर होती है, इस तरह से जी सी, ये आपका इस तरह से। और इसके ये जो है इससे जो है आपका ये शुगर जुड़ा रहता है, ये आपका इस तरह से शुगर एस, दोनों साइड ये दो जो है तो डीएनए क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज होते हैं, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और एक फॉस्फेट। तो इस तरह से यहाँ पर भी एस 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 और इसके बीच में जो है आपका पी फॉस्फोरस फॉस्फेरिक एसिड जो है आपका जुड़ा होता है यहाँ पर। और ये इस तरह से जो है आपका जुड़े होते हैं शुगर, इस तरह से ये आपका इससे जुड़ा रहता है यस। उसी तरह से ये आपका इससे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए, यहाँ पर देखते हैं कि टी एस पी, ये आपका क्या हुआ न्यूक्लियो टाइड हुआ। उसी तरह से यहाँ भी है, इधर ए एस पी न्यूक्लियोटाइड, जी एस पी सी एस पी, ये सारे ऑल जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। मतलब एक आपका नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 इधर न्यूक्लियोटाइड और 6 इधर न्यूक्लियोटाइड, माने यहाँ पर जो डायग्राम में बतलाया है 6 दूनी 12
न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से बहुत सारे इसमें क्वाइल्ड होते हैं। एक क्वाइल्ड में ये इस तरह से जो था, एक क्वाइल्ड में 10 पेयर होते हैं, इस तरह से बहुत लंबा होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, थाउजेंड्स से भी एबव न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करता है। मतलब इस तरह से डीएनए क्या है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, वो आपका पॉलीमर का है। और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। तो ये डीएनए भी जो है आपका बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर से बना होता है, जो आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए कहलाता है। और इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड ये हुआ, एक स्ट्रैंड ये हुआ, और यही दोनों स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से इस तरह से क्वाइट हो जाते हैं। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये आपका यही जो है सो आपका ये देखिए इस तरह से आपका क्वाइलिंग, यहाँ पर इसके बीच में यह स्ट्रक्चर हम लंबा बना दिए, इस तरह से आपका जुड़ा रहते हैं। ये आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं, यही चीज इसके ये अंदर ये रहते हैं, इसके अंदर ये बना होता है, हमने बड़ा बड़ा बना। और एस जो है साइड में ही रहते हैं, शुगर बाहर और फॉस्फोरस जुड़े रहते हैं। और एडेनिन, थाइमिन, ग्लाइसिन, साइटोसिन। तो इस तरह से हम डीएनए के बारे में बतला सकते हैं कि डीएनए जो है सो आपका डबल हेलिक्स होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें जो है आपका प्यूरिन बेस जो है पायरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। और एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ ही, और गुआनिन जो है सो हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है। और ए और टी जो है सो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जी और सी जो है सो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस और ये शुगर, इसके बीच भी एक बॉन्ड होता है। यहाँ पर तो हमने देखा कि नाइट्रोजिनस बेस के बीच बॉन्ड है, दूसरा जो है सो आपका नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर के बीच है, और एक तीसरा बॉन्ड जो है सो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच बॉन्ड होता है। इसमें आपका 3 से 4 जो है सो बॉन्ड होते हैं, तब इसकी जो है सो स्टेबिलिटी होती है। डीएनए का स्टेबिलिटी अगर इसमें से शुगर से फॉस्फेट टूट जाए या शुगर टूट जाए तो ये आपका अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसके स्टेबिलिटी का मेन कारण है कि ये तीनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, जो स्टेबिलिटी का कारण होता है। और इसमें जो है आपका 2 पोलर्स होते हैं। अगर एक ये जो छोर है वो 5 प्राइम है, तो इसका अगला नीचे वाला जो है 3 प्राइम होते हैं। और दोनों स्ट्रैंड्स जो है एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अगर ये सिरा 5 प्राइम है तो ऊपर वाला दूसरा सिरा 3 प्राइम होगा, और यहाँ पर 3 प्राइम है तो ये आपका 5 प्राइम होगा। तो इसमें जो पोलैरिटी है वो आपका 5 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होने के कारण जो है दोनों में स्टेबिलिटी होती है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच। और ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब इसमें जो फॉस्फोरस है और ये शुगर, उसके बीच में शुगर कार्बन नंबर 5 होते हैं। कार्बन नंबर 1 से जो है आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है, और 3 कार्बन नंबर 3 से जो है आपका उसमें OH फ्री होते हैं, और कार्बन नंबर 5 से जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। इसलिए इसमें 2 पोलैरिटी होती है। और ये दोनों जो 5 फॉस्फेट ग्रुप और 3 OH ग्रुप दोनों फ्री होते हैं, और उसी से जो है एक दूसरे से जो है अगला न्यूक्लियोटाइड्स
जुड़ते जाते हैं OH ग्रुप से, 3 प्राइम OH से कंटिन्यू नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े जाते हैं। तो अंत में जो है सो उसका जो एंड होता है वह आपका 3 प्राइम OH फ्री होता है और 5 प्राइम फॉस्फेट ऊपर वाला वो जो है सो आपका फ्री होता है और 3 प्राइम OH पर ही जो है फ्री रहने के कारण ही अगला न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है। इस तरह से बहुत लंबा न्यूक्लियोटाइड्स ये हो जाते हैं जिसमें आपका थाउजेंड्स आपका न्यूक्लियोटाइड से भी अधिक जुड़ते हैं एड्स होते हैं। तो इस तरह से इसके जो है बारे में हम लिख सकते हैं। जितना क्वेश्चंस अगर है कि डीएनए का स्ट्रक्चर को लिखें तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और इसके बारे में ये आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये डीएनए का मेनली रूप से स्ट्रक्चर हुआ और हम इसी क्वेश्चंस के साथ जैसा आज का सेशन हम समाप्त करते हैं और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप सभी जो है बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर इस वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू। गुड नाइट।